आशीष जी, सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये सीखता हूँ इससे कि आज मैं एज ए पत्रकार या एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एक लर्नर की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। एक आम आदमी क्या सोच रहा है, वो क्या जानना चाहता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, वित्तीय आधार भारत का कितना मजबूत है ये आपने समझा, लेकिन ये आम भारतवासी कैसे समझे कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, किस ऐप से करना है, ज़्यादा पैसे तो नहीं लगाने। आप क्या कहेंगे सर? एक बात तो ये तय है कि भारत जो है अब मिडिल क्लास बन रहा है। पिछले 11 सालों में जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उस समय भारत में जितने निवेशक थे 1.67 करोड़ निवेशक थे। आज यूनिक इन्वेस्टर्स जिनका अलग पैन नंबर होता है, आज 12 करोड़ से अधिक हो गया है, 7 गुना बढ़ गए हैं। जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो संपत्ति स्टॉक मार्केट के जरिए दिखाते हैं, वो आज 5.2 ट्रिलियन डॉलर और 460 लाख करोड़ है, जो 67 लाख करोड़ थी 2014 में, तो वो भी 7 गुना बढ़ी है। तो ये मतलब यही है कि जब कोई भी समाज एक तरह से प्रॉस्परस बनता है, तो थोड़ा पहले आदमी घर बनाता है, स्कूटर लेता है, कार लेता है, साइकिल लेता है, उसके बाद बैंक बैलेंस बनता है, थोड़ी ज्वेलरी आ जाती है, फिक्स डिपॉजिट बनती है, तब जाके स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आता है। लेकिन लालच ऐसी चीज़ है कि जो उसको जकड़ लेती है। तो लालच में नहीं आना है, वो कैसे समझे। और कई बार टिप्स आती रहती है, सुबह बना आपको जानते भी नहीं हो, SMS आ जाते हैं, व्हाट्सएप आ जाते हैं, ये खरीद लो। और हमें जब इवन मोबाइल फ़ोन भी खरीदना होता है 10,000 रुपये का, तो भी 5 जगह पे हम लोग कंपेयर करते हैं, ये करते हैं, वो फीचर है नहीं ये। लेकिन कोई टिप आ गई तो 1 लाख रुपया भी हम लोग तुरंत ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। तो लोभ ऐसी चीज़ है कि नहीं 1 लाख 2 हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, नहीं 1 लाख का 2 रुपया हो जाएगा, वो भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी करना है, पैसे अपने हैं, सुनो सबकी, करो अपनी। अल्टीमेटली पैसे अपने, तो जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी कहने पे पैसा लगा लो, हो सकता है 2-3 बार बढ़े भी, बिगिनर लक जिसको कहते हैं, लेकिन बाद में जरूर नीचे जाना है। और जो निवेश करना है वो लंबी अवधि के लिए करना है। सुबह खरीद के शाम को बेचना, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना, आपको पता नहीं है तो करना मत। आशीष जी, मैंने एक देखा है लोगों को कि फ़ोन में ऐप आजकल बहुत सारे आ गए हैं, और कई ऐप ऐसे भी हैं जो फिशी हैं, और उसको लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर घाटा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास, कहता है मुझे थोड़ा सा कुछ टिप्स दो ना, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। तो ये जो लखपति बनने वाले ख्वाब हैं, ये क्या सत्य होते हैं? नहीं, लखपति बनने के ख्वाब सभी को होने चाहिए, बनना भी चाहिए, लेकिन मेहनत से बनते हैं। बहुत कम लोग जो है वो सुबह खरीद के शाम को बेचने के बाद लखपति बने हैं। हाँ। तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ, हमारे गांव में चलती है कि गुजरात में पैसों की बात भी चलती है। हम लोग बचपन पे सिखाते थे कि पैसा पैसे को खींचता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक राजा ने एक बड़ा ढेर कर दिया सोना मोहरों का, और उसके ऊपर एक पिंजरा रख दिया। तो आप ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि राजा के पास कितना धन है। तो एक व्यक्ति के पास एक दूसरी सोना मोहर थी, तो हर रोज रात को जाके उसको दिखाता था कि ये जो राजा का पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो हर रोज रात को वो उसको दिखाते रहता था। 5-6 दिन उसने पूरी रात तपश्चर्या की, उसको दिखाया। जब एक बार एक झपकी आ गई तो उसका जो सोना मोहर था वो गिर के राजा के ढक में चला गया। तो राजा के पैसे ने तुम्हारे पैसे खींच लिया। तो कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों के पैसे खींच के आ जाएंगे, अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपने पैसे खींच लेंगे। तो इसमें जो फास्ट पैसे बनाने की कोशिश करते हो वो अपने लिए नहीं है, अनलेस यू आर एक्सपर्ट, राइट। तो वो जो चीज़ है वो करनी नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा लोग कर रहे हैं, और जो युवा मेरे साथ बैठे हुए हैं आपको सुन रहे हैं, विशेष तौर पर टायर 2 और 3 सिटीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो खुद नहीं जानते हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी नया नया निवेश करना चाहते हैं, धीरे धीरे पैसे कमा रहे हैं, वो क्या सावधानी बरतें? इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आप जब कंपनी में पैसा निवेश करते हो तो कंपनी का जो भागीदारी बनते हो, तो कंपनी के प्रॉफिट में आपका भागीदारी एक तरह से एक छोटा हिस्सा आपको मिलता है। तो जब कंपनी पैसा बनाएगी तो उसमें से एक हिस्सा आपको मिल सकता है। अब कंपनी क्यों पैसा बनाएगी? क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसकी इंडस्ट्री अच्छी है, वो अच्छे देश में काम करता है, उसके पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह ठीक है। और टेक्नोलॉजी
चेंज होने से भी पैसे गिर सकते हैं या तो मुनाफा गिर सकता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। जो आपके पास समय नहीं है, आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा करना चाहिए जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपकी सलाह के लिए। जैसे आपको कोई भी दर्द होता है, ठीक है, सर दर्द होता, पैरासीटामोल खा लिया, लेकिन फाइनली कुछ बड़ा दर्द होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। कोई एक्सपर्ट, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के द्वारा जाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं सेबी के द्वारा, या तो म्यूचुअल फंड्स हो, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो, उनके द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास अभी अच्छा नॉलेज आ गया है और मैं हर चीज़ को ट्रैक कर सकता हूँ, तो जाके खुद निवेश कर सकते हो। अदरवाइज खुद निवेश करने में या खुद ट्रेड करने में यू मे हर्ट योरसेल्फ, अपने आप को आप अपने पैसे गंवा भी सकते हैं। मैं चाहूँगा आशीष जी आप उदाहरण हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो एक वक्त ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, और ये कोई भी सोच सकता है कि मुझे सब कुछ आ गया। ऐसा ही निवेशकों के साथ भी है, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और लगता है कि मैं तो अब सब कुछ जान गया, अब मैं मार्केट पूरा बदल सकता हूँ। लेकिन आशीष जी, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा, क्योंकि आपका लंबा सफ़र है, गलतियाँ होती हैं, तो गलतियों से कैसे सीखें, और आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या? मैं आईआईटी में पढ़ा हूँ, आईआईएम में पढ़ा हूँ, तो और हम लोग कहते हैं कि एमबीए का मतलब है मुझे बहुत आता है। तो स्वाभाविक है कि आप आईआईटी आईआईएम से आपके एक खुमार रहता है, एक वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो हमें भी जब जॉब शुरू किए तो 91 की बात है, तो भारत लिबरलाइज हो रहा था, बड़े स्टॉक के दाम बहुत ऊपर जा रहे थे। तो मेरी जो तनख्वाह थी 3,000 रुपया मासिक थी, महीने की 3,000 रुपया ही थी, और मैंने बड़ा ट्रेडिंग शुरू कर दिया, पैसे भी मिलने लगे और लोगों को लगा यार ये तो, मुझे भी लगा कि चलो हम कुछ सीख के आए, फाइनेंस अच्छी बात है। जब हर्षद मेहता का कांड खुला तो मुझे 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो 3,000 की तनख्वाह में 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो कई साल लगे उसको लोगों को वापस देने के लिए। तो हर एक व्यक्ति जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कोई आपने क्या पढ़ाई किया है, आपको तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई थोड़ी देर रुक भी सकते थे, लेकिन वो लोभ लालच में आकर हम सब काम कर जाते हैं। देखिए, आप एनएससी के सीईओ एमडी बैठे हुए हैं और इन्हें भी 50,000 का नुकसान हुआ है। तो ये हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे सोचें, समझें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मैं आशीष जी एक और सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं लर्नर की तरह आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक सवाल है कि भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी इकॉनमी धीरे धीरे और बढ़ेगी, हम तीसरे नंबर पर आएंगे, टॉप 3 जाएंगे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरे दिमाग में आता है कि जब इकॉनमी बढ़ रही है तो शेयर्स भी बढ़ेंगे, मार्केट भी बढ़ेगा, तो पैसा लगा देता हूँ। ये कितना ठीक है ये सोच? एक तरह से कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि उसके जो मुनाफा होता है वहाँ कंपनियाँ, उनका मुनाफा भी बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि जो स्टॉक मार्केट का जो सूचकांक है, जी, जी, जिसको इंडेक्स कहते हैं, निफ्टी वगैरह, वो भी बढ़ने चाहिए और बढ़ते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आशा में कि भाई बहुत बढ़ने वाला है तो मार्केट और तेजी से, जो चाहिए नहीं उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी की वजह से जब एक्चुअली जब प्रोग्रेस जो आपने सोचा था वो होता है, उसके बावजूद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है, क्योंकि वो बहुत बढ़ चुका होता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि कभी अति हो गई है, अति सर्वर्थ वर्जते, है ना, तो अति की नहीं गति। हाँ। तो वो जो चीज़ है वो हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए पैसा ऐसा पेचीदा मामला है कि हर बार ध्यान रखना पड़ता है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमें अपने पैसे हैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, नहीं कि किसी ने भी कह दिया कि हाँ मार्केट इसलिए बढ़ेगा, भारत की प्रगति होगी। नेचुरली भारत की प्रगति होने ही वाले अगले 50 साल होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस स्टॉक में मैंने पैसे डलवाया किसी ने वो उसकी प्रगति हो, है ना। तो वो भी ध्यान में रखना है कि सूचकांक, स्वाभाविक है कि आप सूचकांक में पैसा डालते हो, इंडेक्स में डालते हो, इंडेक्स फंड भी आज है उसमें डालते हो, तो स्वाभाविक है कि आगे बढ़ने ही वाला है। बिकॉज वहाँ पर टॉप 50 स्टॉक्स भी रहते हैं भारत के, तो अच्छे चुने हुए स्टॉक्स रहते हैं, तो उसमें तो होगा ही। लेकिन उसकी प्रगति उतनी ज़्यादा नहीं होती जो 1 का 2 हो जाए 1-2 साल में, वो धीरे धीरे ही होगा। लेकिन जिस सभी को चाहिए 1 का 10 हो जाता है, 10 का 100 हो जाता है, ऐसा हमारी इच्छाएं रहती है। तो वो लोभ के अंदर हम ये सोच के कि भाई प्रगति होगी तो इसकी भी प्रगति होगी, हो सकता है कि ऑलरेडी उसकी प्रगति हो चुकी है, अब नीचे अधोगति की तरफ जा रहा है। ये होता है आशीष जी, और मैं मेरे कई मित्रों को जानता हूँ और कई युवा हमारे साथी बैठे हुए हैं। सर, सब लोगों को, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है जो एकदम से पैसा लगाए
और सभी को नुकसान हुआ है। लेकिन आजकल बड़ी चर्चा हो रही है सर, और जब आप ग्रीन रूम में थे तब यहाँ पर भी चर्चा हो रही थी, हमारे साथी एंकर सोने की चर्चा कर रहे थे, चांदी की चर्चा कर रहे थे, और धनतेरस का त्यौहार आने वाला है, दिवाली आने वाली है। ये सोना और चांदी का ये कैसा खेल है सर, ये कैसा फेर है? नहीं, पुराने काल से, माने महाभारत समय से, रामायण समय से आपने देखा होगा, हजारों सालों से सोना एक करेंसी के रूप में, एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, एक मनी के रूप में चला है और चलन रहा भी है। और 1972 में ही सोने का जो चलन घट गया था, क्योंकि वो डॉलर का जो बैकिंग था सोने का, वो कम कर दिया गया था। लेकिन जब भी कई देशों में या कोई वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स में कोई असमंजस की बात आती है तो सोने के दाम ऊपर बढ़ते उस समय के लिए। लेकिन सोना जो है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको आप ले सकते हो, पहन सकते हो सकता है उसमें आधा सोना न भी हो, जब बेचने जाओगे तभी पता चलेगा। हम कभी बेचते नहीं हैं। सोना को हमने सेफ डिपॉजिट में डाल दिया, कहीं गद्दे के नीचे रख दिया, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। जबकि आप कंपनी में निवेश करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है, उसका जो डिविडेंड कहते हैं, उसके ऊपर वो जो कंपनियां हैं वो जॉब्स क्रिएट करती है, दूसरों को जॉब्स मिलती है, वो फिर पैसे बचाते हैं, वो वापस स्टॉक में डालते हैं। तो वो जो एक वर्चुअस साइकिल होती है वो सोने से कभी नहीं हो सकती। तो सोना अपने लिए ठीक है, कभी कभार भाव उसके ऊपर भी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी जाते हैं। किसी ने मुझे एक एनालिसिस भेजा था कि पिछले 1979 में एक इंडेक्स था जो 100 था, आज करीब 80,000 है। उसके ऊपर आप डिविडेंड लिख लो कंपनियों का तो करीब 1 लाख हो जाता। तो 100 का 1000 गुना हुआ 1979 टू 2025, करीब 45 ईयर्स में। उसी दौरान जो गोल्ड है उसका आधा भी नहीं बढ़ा। हाँ। तो क्योंकि वो ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, हो सकता है थोड़े एक समय के लिए उसका डिमांड सप्लाई बढ़ जाए। सिल्वर का भी वही हाल है, तो थोड़े दिनों में चर्चा में रहेगा, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन कि आपको 25, 50, 100 साल तक निवेश करने की क्षमता है आप में, तो आपको स्टॉक मार्केट के द्वारा ही निवेश करना है। क्योंकि भारत का जो आज फ्रेमवर्क है कि यंग लोग हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए वो देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत कम देश बचे हुए हैं। तो अगले 30-50 सालों में भारत बहुत प्रगति करेगा, बहुत प्रगति करेगा। तो भारत की कंपनियां की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भी प्रगति होगी। तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। जबकि गोल्ड जो है एक तरह से हाइजीन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी वो आपको एक हेज की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। बिल्कुल आशीष जी, मैं जब भी निवेश की बात आती है, शेयर मार्केट की बात आती है, मुझे लगता है सभी के दिमाग में मुंबई की तस्वीर आती है, देश की आर्थिक राजधानी है। लेकिन अब मुंबई से निकलकर शेयर मार्केट लोगों के फ़ोन में आ गया है। सभी के फ़ोन में मैं देखता हूँ शेयर मार्केट है। लोग उठते हैं सुबह सुबह, मार्केट देखते हैं कैसा चल रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। आपने जो सपना देखा है कि हर व्यक्ति इसको समझे तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो सपना भारत कैसे देख रहा है आने वाले भविष्य में, और इसमें कितना हम सुधार करने वाले हैं? जैसे 1992 में मैंने एनएससी पे काम शुरू किया, एनएससी बनाने का, और पूरी माने हम लोग 5 लोग थे। तो उस समय भारत में सिर्फ 10 लाख निवेशक थे, गिन चुन के 10 लाख से कम ही होंगे। आज 12 करोड़ निवेशक हैं। बहुत बड़ी बात है। तो और टोटल मार्केट कैपिटल जो संपत्ति स्टॉक मार्केट के जरिए हम रिप्रेजेंट करते थे करीब 3,70,000 करोड़ थी, आज 460 लाख करोड़ है। 120-130 गुना बढ़ी है। और जितने भी भारत में पिन कोड्स हैं, करीब 19,400 पिन कोड है, उसमें सिर्फ 28 पिन कोड है जहां पर आज एनएससी का निवेशक नहीं है। लद्दाख से लेकर के अंडमान निकोबार तक, द्वारका से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हर पिन कोड में आपको एक एनएससी का निवेशक मिलेगा, क्योंकि उसके हाथ में आज एनएससी है। बहुत बड़ी बात है, राइट। और वो उसके जरिए स्टॉक में भी निवेश कर सकता है, बॉन्ड में भी निवेश कर सकता है। रीट्स नाम की एक चीज है, रियल एस्टेट में जो आप निवेश कर सकते हो। इनविट्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डैम्स वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके जरिए। कॉमर्शियल पेपर होती है, कंपनियां छोटी 90 दिन के लिए भी करते हैं, बॉन्ड्स के लिए आप निवेश कर सकते हो। तो एनएससी ऐसी संस्था है जो आपको हर तरह के निवेश का एक जरिया देती है। आपको समझना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए सही है। और आज देश की जितनी भी संपत्ति है उसका 1/3 भाग जो है वो स्टॉक मार्केट एनएससी के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। और आगे जैसे जैसे भारत की प्रगति होगी वैसे ही ज्यादा से ज्यादा धन, बिल्कुल 1/3 का जो आंकड़ा सर, और वो धन क्या है,
आप जब स्टॉक में निवेश करते हो तो आप एक्चुअली भागीदार बनते हो कंपनी के मैनेजर्स के साथ। तो एंटरप्रेनर्स जो है वो आपसे पैसे जुटाते हैं, खुद के भी धन बढ़ाते हैं, आपका भी धन बढ़ाते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि 78 ईयर्स हो गए हमारे आज़ादी को, 78 साल में भारत ने क्या कमाया। तो हमारे आम निवेशक का 25% हाउस होल्ड्स आज भारत के एनएसई के जरिए एंटरप्राइज में निवेश करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो 78 साल में हमारे निवेशकों का भरोसा हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने कमाया। कोई भी आपको कितना भी बोल दे कि ये उद्योजक सब चोर है, $5.5 ट्रिलियन, 1/3 ऑफ इंडियाज वेल्थ इज वेल्थ ऑफ ट्रस्ट। योर ट्रस्ट इन इंडियाज एंटरप्रेन्योर, नॉट इन मी, नॉट इन आवर रेगुलेटर, नॉट इन आवर पार्लियामेंट, बट योर ट्रस्ट इन आवर एंटरप्रेन्योर्स इज सच अ ग्रेट लीप ऑफ फेथ। कहा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब देश होते हैं, हमारा $3,000 पर कैपिटा इनकम है, बड़ा ज़्यादा नहीं है। अमेरिका का 88,000 है पर कैपिटा इनकम पर साल, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा कम पर कैपिटा इनकम गिना जाता है। उसके बावजूद हमारे कई ऐसा कहा जाता है इकोनॉमिक थ्योरी में भी, गरीब लोग क्या बचाते हैं, कुछ नहीं बचा पाएंगे, और बचाएंगे तो अपने भाई को भी विश्वास नहीं करते। कोई दूसरा कोई उद्योजक कहीं और बैठा हुआ उस पर कैसे विश्वास करेंगे। लेकिन भारत एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि भारत के गरीब लोग दूसरे गरीब उद्योजक में निवेश करके अपना धन बढ़ा रहा है। तो आज $5.2 ट्रिलियन, 460 लाख करोड़ की वेल्थ, वो वेल्थ ऑफ ट्रस्ट है। बिल्कुल। तो भारत का जो एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट जो पैदा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स के प्रति, वो बहुत अच्छी बात है। वही भारत को आगे ले जाएगा, उन्हीं की वजह से आगे जॉब्स बढ़ेगी, हम सब और समृद्धि की ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, युवाओं के सवाल ने, जैसा मैंने आपसे कहा, आईपीओज की चर्चा होती है। मुझे लगता है कई लोग आईपीओज जब आता हो तो एक्साइटेड हो जाते हैं कि आईपीओ आने वाला है, इसका आईपीओ होने वाला है। लेकिन सर, हाल ही में आईपीओज को लेकर थोड़ा सा मन में संशय आया है। तो ये संशय क्यों आया है और क्या है सर, इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताइए। संशय हर चीज में होना चाहिए, आपको हरदम चौकन्ना रहना है। जिस दिन आपका संशय हट गया उस दिन आप चौकन्ने नहीं हो, है ना। तो आपको एक तरह से हमने जो आईपीओज पिछले 2, 3, 5, 10 साल में आए हैं, उसमें सभी को अच्छा रिटर्न्स मिला। आपने ₹100 निवेश किया, आपको ₹150 मिला लिस्टिंग पे। तो हम एक तरह से एक धारणा बन गई हमारे मन में कि आईपीओ में कभी पैसे लॉस नहीं होते। वो हकीकत नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी को जब आईपीओ करने आती है तो उसका जो बिजनेस मॉडल देखना है, उसकी प्रॉफिट आगे क्या होगी, क्या दाम में आ रहा है और क्या डिमांड सप्लाई का मामला है, वो सब नहीं देखेंगे। और पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है तो अगले 2 आईपीओ में भी ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। तो पिछले 2, 3, 5 महीनों में कई आईपीओ है जिनके दाम बाद में घटे भी। हाँ, बिल्कुल घटे, है ना। तो आईपीओ शॉर्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो मन में रखना है। उसके बावजूद नेचुरली जब कंपनी पहली बार आती है तो अपना जो शेयर के दाम थोड़ा कम ही में बेचते हैं, इसलिए आपको बाद में लिस्टिंग के बाद एक मुनाफा मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट खुद ही घट गया हो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या अदरवाइज, तो हो सकता है आपको कुछ में कुछ नुकसान झेलना पड़े। और इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई आपको, जैसे वो एडवर्टाइज में हम कहते हैं कि आपका डबल हो जाएगा, इवन 5% भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी देता है तो मानना मत। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं हो सकती। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट, जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसका भी खौफ है हमारे निवेशकों में। वो सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से फ़र्क पड़ रहा है, वर्ल्ड की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, चाहे चीन हो या फिर अमेरिका हो, हमारी नीति कैसे स्थिर है और कैसे हम अपने देश पर, उसकी नीतियों पर विश्वास कर सकते हैं? आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर जगह पे जैसे आपने भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टैरिफ वॉर एक तरह से शुरू हुआ है, उसमें सभी देशों को उन्होंने इक्वली बैडली ट्रीट किया है। थोड़े को थोड़ा कम किया होगा, थोड़े को ज़्यादा किया, हम लोग कहीं मिडल में हैं। लेकिन हर एक देश में असर होगा। हमारा जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि हमारा खुद का एक इंटरनल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ऊपर आ रहे हैं, तो हमें उतना अंतर नहीं हो रहा है जितना जो चीन है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को या दूसरे देशों को करता है। हम सिर्फ सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम थोड़े बचे हुए हैं, भले कितना भी टैरिफ लगा ले, सर्विसेज पे टैक्स ही नहीं है, तो हमें बचे हुए हैं। और इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है आज भी, पहले 2 जो क्वार्टर हुए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ये 2025 की साल में, तो हम लोग 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। अब जो एनुअल ग्रोथ रेट IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमें दिया है वो करीब 6.5% है। तो हमको 6.5%
एनुअल ग्रोथ करने के लिए हमको एक्चुअली 4-5% पे आ जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज होगा। हो वो पाएगा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मानसून वगैरह ठीक हुआ है, आप देखिएगा ये एक क्वार्टर त्योहार भी आ रहे हैं, अच्छा आएगा, जीएसटी का लाभ मिला है ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कई बार जो धारणाएं रहती है इवन IMF की, वर्ल्ड बैंक की, वो भी खरी नहीं उतरती है। लेकिन भारत का अपना एक जोर है आज, बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक्स, डिविडेंड, टेक्नोलॉजी, जिसकी बात हरदम चर्चा में रहती है। तो आगे अगले 20-30-50 साल तक भारत प्लस माइनस करके भी 6.5-7% का ग्रोथ रहेगा, जो बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, चाइना, यूरोप, अमेरिका, उनका डेमोग्राफिक्स की वजह से, डेमोग्राफिक्स मीन उनकी जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो चुकी है। तो वो जो है ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ग्रहण भी नहीं कर पाते, और वेल्थ बनती है टेक्नोलॉजी से। और सबसे ज़्यादा लोग यंग भी है और जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है वो भारत में है। इसलिए भारत का अगले 30-50 साल तक ग्रोथ जारी रहेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रोथ आज हम कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी एक वेव आ रहा है। पहले स्लो आ रहे थे, अब फास्ट आ रहा है। तो फास्ट ग्रोथ जरूर होने वाला है। और कौन देश है जो सबसे उसका ज़्यादा लाभ ले सकता है, वो भारत है, क्योंकि उसमें यंग लोग है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग। हमारे इर्द गिर्द भी 2 यंग नेशन है, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उनको पीछे जाना है, 1400 साल पुरानी संस्कृति जीनी है, हमको आगे का जीना है। तो जो देश आगे का जिएगा वही आगे बढ़ेगा। मैं इसीलिए पूछ रहा था सर, हमारे जेनजी एक आपने टर्म सुना होगा, जनरेशन जी है ये, लेकिन हमारी पुरानी जनरेशन्स को आप देखेंगे, जो बूमर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, तो जो हमारे फादर हैं या जो हमसे वरिष्ठ हैं, वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि इसमें निवेश नहीं करना है, ये ख़राब है, बर्बाद हो जाते हैं। हमने कई लोगों को बर्बाद होते देखा है। और जो नई जनरेशन है सर, युवा हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सेफ इसे समझते हैं। लेकिन सर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझेंगे, हमारे निवेशक भी समझेंगे कि कितना सेफ होता है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि 4 घर में से 1 घर में मुझे लगता है जो NSE से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे सेफ है, आप ये कैसे स्थिर करेंगे? नहीं, आप जैसे मेरे खुद के पिताजी सरकारी नौकरी में थे। मैंने NSE में शुरू मैंने किया और बहुत साल काम किया, उनके बावजूद उन्होंने एक पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया। तो वो हकीकत है, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जिन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं किया, जैसे मेरे पिताजी थे, उन्होंने शुरू किया 10 लाख से, उनका 20 साल के बाद भी 10 का 15 हो गया। जिन्होंने 10 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में लगाया, उसका 10 का 50 लाख हो गया। तो 20 साल में उनको इतना ज़्यादा अंतर मिला। तो धीरे धीरे लोगों को देखने मिला कि एटलीस्ट आपके पास 100 रुपया बचत है, तो एटलीस्ट 10 रुपया तो स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 का 100 डालिए, 100 में से 10 ही डालिए, क्योंकि अल्टीमेटली घर में थोड़ा एक रियल एस्टेट बनाइए, कुछ फिक्स डिपॉजिट करिए, इंश्योरेंस लीजिए, ज्वेलरी लीजिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आना है। और हर बार 5-10% से ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। आपको पूरा घर बार बेच के स्टॉक मार्केट में कभी मत आना, क्योंकि रिस्की एसेट है। और डेरिवेटिव्स में कतई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है। वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो वो जो चीज़ें करके, क्योंकि आपको कई बार जाते हैं कि भाई दिल्ली में रात को 2 बजे मत निकलना, लेकिन दिल्ली में जाना मत सेफ नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि यहाँ पे मत जाना सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम लोग जाते ही है ना, हमें मालूम है कहाँ जाना है, कहीं सेफ है, कहीं नहीं है। तो उस हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी उन्होंने जब अपने तजुर्बे से देखा होगा, उस समय कईयों का घर बार गया भी होगा। लेकिन आज मेरा ऐसा मानना है कि कईयों का घर बार बना है स्टॉक मार्केट की वजह से। और वो भी हकीकत है, 1977 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का IPO निकाला था। आज भी कई घर ऐसे हैं जिनके लड़कियों का ब्याह भी वो रिलायंस के शेयर बेच के हुए हैं और रिलायंस के डिविडेंड से हुए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही है। मैं आपसे कुछ और चीज़ें भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमने कहा है कि हम स्वदेशी अपनाएं, और अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे और भारत जैसी तेज़ी से बढ़ रहा है, 3 ट्रिलियन की जाना चाहते हैं, हम इकॉनमी को टच करना चाहते हैं, टॉप 3 में आना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि उसके लिए भारत का युवा NSE मिलकर क्या कर सकते हैं जो भारत की इकॉनमी लगातार बढ़े और लोगों की जेब में भी पैसा आए? ये सवाल मुझे लगता है लोगों से जुड़ा हुआ ही है कि हमारी जेब में पैसा कैसे आएगा। एक तो कि धन आपको बनाना है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना कोई अच्छी बात नहीं होती। सुबह खरीद कर शाम को बेचना करना नहीं है। आपको जो भी हुनर है, आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना है, BPO में जाना है, कोई और काम करना है, सेल्स का काम करना है, कोई वीडियो बना के कमाना है, सब करिए।
लेकिन जब थोड़ा भी धन संचय होता है तो थोड़ा एक पैसा उसका स्टॉक मार्केट में जरूर निवेश करिए, इंडेक्स के द्वारा करिए, इंडेक्स फंड के द्वारा करिए, ईटीएफ के द्वारा करिए, जिसमें आपको कम चार्जेस लगेंगे, और लंबी अवधि के लिए रहिए। एक सुबह खरीद के शाम को बेचना या तो 2-3 महीने में निकल जाना, तो उसमें आपको गंवाना ही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लगती है। जबकि आप लंबी अवधि के लिए रहोगे, धीरे धीरे करके हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो जरूर आगे जा करके वो एक पूंजी बनेगी जो आपके रिटायरमेंट में काम में आएगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम में आएगी, अच्छी एजुकेशन के काम पे आएगी। तो मुझे लग रहा है कि तो धन संचय करना है और उसको कैसे बढ़ाना है, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में भी रखिए। आपके ऑल योर एग्स कैनॉट बी इन वन बास्केट, सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में आपने पैसा रोकना है। सर मैं इसलिए आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हर घर में आपका टच है, लेकिन इस समय सर एक और सवाल आता है, क्योंकि जो 1990s में हुआ भारतीय मार्केट के साथ, वो एक डर बना हुआ है लोगों के जहन में कि ऐसा फिर तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ये फ़ोन जो हमारे हाथ में है, इसको कोई हैक कर लेता है, कोई आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, आपका अकाउंट खाली हो जाता है, आपको कोई ऐसी लिंक्स आती हैं, आप क्लिक करते हैं, पैसे चले जाते हैं। तो इसके लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि हमने कई ऐसी अभी हाल ही में सर मूवीज़ देखी हैं कि भारत के डिजिटल जो स्ट्रक्चर है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम कितने मजबूत हैं सर, लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? नहीं, ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो लोग आप पे अटैक करते हैं देश में और खुद को भी, वो भी इनफैक्ट क्रूक्स आर अहेड ऑफ अस। हमारे जो पुलिस है उससे ज़्यादा वो शातिर होते हैं, जो चोर होते हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि जो देश की जो सीमाएं थी उसके लिए हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिठाए और अंदर रक्षा करने के लिए पुलिस बिठाया, लेकिन आज हमारे मोबाइल में इंटरनेशनली हमको अटैक्स आते हैं, हमको फोन्स आते हैं कि ये स्टॉक में निवेश कर लो, या तो आपके पास आते हैं सर फोन? सभी को आते हैं। और उसमें आदमी जो बैठा हुआ है, वो जो फोन कर रहा है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात कर, लेकिन म्यांमार में बैठा हो, म्यांमार चाइना की बॉर्डर पे, और आपके पैसे इंडिया के म्यूल अकाउंट में जाकर फिर नेपाल के जरिए चाइना में चले जाते हैं। तो ये पूरा इंटरनेशनल सिचुएशन हो सकता है। तो आप सभी को चौकन्ना रहना है कि कोई भी चीज़ जो आपने करी नहीं है वो करना मत। और हमें भी अटैक आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही अटैक आते हैं। जैसे आज भारत का सबसे बड़ा आईटी फ्रेमवर्क एनएससी का है, तो एनएससी में दिन में करीब 15 से 17 करोड़ अटैक आते हैं 15 से हमारी 17 वेबसाइट्स को बंद करने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 20 मिनट के अवधि में 40 करोड़ अटैक आए थे खाली हमारी वेबसाइट को बंद करने के लिए, जिससे एक मोरल विक्ट्री मिले। ऐसा नहीं कि हम लोग वेबसाइट के जरिए ट्रेडिंग करते हैं, हम तो वेबसाइट के जरिए इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रेडिंग तो अलग तरीके से होता है, लेकिन वो जो टेररिस्ट होते हैं उनको लगता है कि इनको बंद करने से भारत की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा, तो वो लोग आपको अटैक करते हैं। सभी, आज कोई भी अछूता नहीं है अटैक से, और बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ेगा, आजकल रोबोट्स बनाए हुए हैं जो आप उनको पैसा दो तो करोड़ों अटैक्स किसी के ऊपर कर दे। जो पैसा जो वो दे रहा है सिर्फ रोबोट्स को काम करने के लिए, जो बाद में उसको ये सब एक्टिविटी करके उसको जो पैसा मिलेगा उन दोनों का भाग रहता है। तो ऐसी कई चीज़ें होती है जिससे हमें जानकारी जरूरी है, क्योंकि मोबाइल जो है वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग तुम्हारी जानकारी के बगैर दूसरा और कोई कर सकता है। तुम्हारे हाथ में है मोबाइल, तुम्हें लगता है कि मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन कोई वायरस घुसा के या कोई ओटीपी लेकर के आपका पूरा पैसा चपत भी कर सकता है, वैसे आपका स्टॉक भी कहीं और ट्रेडिंग कर सकता है। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको अच्छी चीज़ें करनी है, और जो चीज़ें जानते नहीं है, जो वेबसाइट आप कभी गए नहीं है, जो ऐप आपने कभी देखी नहीं है, जो ऑथोराइज नहीं है, वो डाउनलोड कभी मत करना। मैं सर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करोड़ों अटैक किए गए हम पर, और वो भी साइबर अटैक की कोशिश की गई। सर लेकिन जैसा आपने बताया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, इसलिए कि सभी को पता चलना चाहिए कि सिर्फ आप पे अटैक नहीं होगा, हर चीज पे अटैक होगा, और आपको बड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। सर जब आपने सुना उस दौरान, तब आपके दिमाग में क्या आया? मैं जानना चाहता हूँ, अगर थोड़ा आप बता सके तो हमें। हम तो यही काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हर रोज 15-17 करोड़ अटैक आता ही है, तो उसको भी झेल जाते हैं। तो 40 करोड़ अटैक बहुत बड़ी होता है 20 मिनट के अंदर। बिल्कुल सर। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी बनानी है। हम लोग
का तो प्रोफेशन है ये सब करने का, इसलिए हाँ। हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम सभी लोग अपने आप में कोई ना कोई हमें अटैक कर सकता है और हर मोमेंट पे कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप हमें सुन रहे हो तो आप मजे में हो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में कोई ना कोई खुराफात हो रही होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पे जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे थे और यहाँ पर भी हमारे भारतीय पूरी सेना की तरह तैयार थे और उन अटैक्स को रोक रहे थे। आशीष जी, बहुत बड़ी बात है ये कि रोज़ाना इतने अटैक्स होना, उसके बावजूद हम अपने युवा निवेशकों को, अपने भारतीयों को ये बता रहे हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं एक छोटी सी चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में इस तकनीक के माध्यम से एनएससी की क्या तैयारी है और भारत को हम कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। हर क्षेत्र में मैं चाहता हूँ गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी जान सके कि ये एनएससी क्या है, ये निवेशक क्या है, ये शेयर बाजार क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शेयर बाजार पूंजी का मार्केट है और उसमें आप कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार बनते हो जब आप शेयर खरीदते हो, और दूसरी तरफ जब कंपनी बनती है, छोटे छोटे उद्योजक, छोटे छोटे यंग बिजनेसमैन आजकल खुद का बिजनेस करते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट के जरिए 2 करोड़ 4 करोड़ भी जुटाते हैं दूसरों से और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो एक तरफ जो युवा को पैसा नहीं मिलता है अपना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, वो भी स्टॉक मार्केट के जरिए दूसरों से पैसा लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और गांव-गांव से आते हैं लोग आज। 12 करोड़ निवेशक है, किसी को तो आपकी स्टोरी पसंद आएगी ना, आपकी स्टोरी में वो पैसा डालने को तैयार हो जाएंगे। तो वो भी आपको करना है। आपके पास पैसे नहीं है, आपका बिजनेस आपको बढ़ाना है, स्टॉक मार्केट के जरिए आप पैसा जुटा सकते हैं। और जो आपके पास पैसे संचय हुआ है, थोड़ा एक हिस्सा कोई अच्छी कंपनी में आपको लगे कि ये कंपनी का अच्छा उज्जवल भविष्य है, उसमें निवेश कर सकते हो। आपको उसकी माहिती नहीं है तो आपको कोई म्यूचुअल फंड के द्वारा या पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा या फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेकर के आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, जिससे जॉब्स भी क्रिएट हो और दूसरों को भी नौकरियां मिले, वो भी धन संचय करके वापस भारत की औद्योगिक प्रगति में भागीदार बने। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है और आपने शुरुआत में छोटा सा एक जिक्र किया था, मैं उस सवाल को दोहराना चाहता हूँ। सर, जो लोग टिप देने की बात करते हैं कि मैं आपको टिप दे दूंगा और ये देखा है सर, हमने मूवीज़ में भी देखा है, तो ये टिप देने वाले लोग कौन होते हैं सर और इनसे कैसे सतर्क रहना है? कई बार लोगों को लगता है कि मैंने आपको कहा कि आप इसका डबल हो जाएगा तो मैं खुद ही नहीं कर लूं, है ना? आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मुझे बेचना होता है तभी आपको कहता हूं। तो जो उसको एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, उसको नॉलेज की तरह मत लीजिए। ये जो भी टीवी पे आते हैं, जो लिखते हैं, फिर आपको एसएमएस करते हैं, उसको आप एंटरटेनमेंट लीजिए। उसको सीरियसली लोगे तो तकलीफ हो जाएगी। जैसे वो कहते हैं ना, थम्स अप का वो एडवर्टाइजमेंट आता है, वो ऋतिक रोशन वो बाइक उड़ा के लेके जाता है। 10 रुपए की चीज के लिए इतना क्यों मेहनत करता है? कई बार मुझे लगता है, लेकिन फिर भी हमें भी लगता है कि हम बाइक उड़ाएंगे, नहीं कर सकते ना, तो ये क्यों करना है? तो ये जो चीजें है कि उस समय हमें पता चल जाता है कि ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को ही पता नहीं चलता है, बिल्कुल हमें तो पता है कि ये सब ड्रामा है। लेकिन वही चीज स्टॉक मार्केट में भी आपको देखना है कि जितने भी आपको लग रहा है एक्सपर्ट है, वो आपके सगे वाले नहीं है। वो किसी और उनको बोल रहा है, या तो उसके मन में है कि उसको बेचना है, तब आके जाके बोलता है कि भाई ये खरीदो क्योंकि मुझे बेचना है, राइट? तो वो ध्यान रखना। बिल्कुल आशीष जी, मुझे लगता है कि जो युवा निवेशक हैं, जो बिजनेस क्लास हैं, वो सभी छोटी छोटी चीज़ों को समझे होंगे। और मैंने इसलिए आशीष जी, जैसा आपने कहा कि आपने भी घाटा झेला है, हम नहीं चाहते कि हमारे भारतीय निवेशकों को कोई घाटा हो। वो इसी तरह रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते रहें। और मुझे लगता है आपका साथ बहुत ज़रूरी है सर। आप आज यहाँ पर आए, छोटी छोटी चीज़ों को समझाया, बताया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।